नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें संपूर्ण बॉर्डर बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो लंबा नहीं जाएगा, लेकिन जितना कंटेंट है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और इसी के साथ हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मजे के साथ पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ मनोरंजन का साधन मिलेगा हम मनोरंजन भी करते जाएंगे, उबना बिल्कुल नहीं है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई में मनोरंजन और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलना चाहिए, ताकि पढ़ाई उबाऊ न लगने लगे और पढ़ाई मजे से हो तथा परीक्षाएं आसानी से निकल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक बिहार, पहला टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनी का आगमन, फिर जनजातीय विद्रोह, फिर 1857 क्रांति, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, और पृथक बिहार का गठन। ये कुल मिला के 5 टॉपिक रहने वाले हैं, मेडाइवल की तरह मॉडर्न में भी। आते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। पहला पुर्तगाल। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोना, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। उसके बाद आए डच। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। पटना में सबसे पहले व्यावसायिक व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित 1632 में पटना में कॉलेज में डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोना आदि में थी। उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने 1620 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावना देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान के गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। यहीं पर शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक भी हुआ था। उसके बाद आए डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। मुगल शासक फर्रुखसियर में अंग्रेज को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी अपने उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां ने 1740 में बंगाल पर अधिकार कर लिया और उसने मुगल से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ कर दिया। कौन? अलीवर्दी खां। अतः व्यापारियों के हितों के लिए नवाब और अंग्रेज के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद नाराज थे। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। इसी संघर्ष के क्रम में कालकोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचारित कर दिया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता के कालकोठरी की घटना हुई। इसके अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों को 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया। 23 जून को कमरे में खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों को दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि की भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी तट पर प्लासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर, राय दुर्लभ, मणिचंद, अमीचंद, जगत सेठ ने अंग्रेजों के साथ दिया। मीर मदान एवं मोहन लाल व सेनापति थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला के तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर भी सिराजुद्दौला ने हत्या कर दी। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया।
मीर कासिम ने अंग्रेज के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इसने ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार नाम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम के आदेश पर फ्रांसीसी सेना नायक सोमरू के नेतृत्व में पटना में अभियान कर एलिस सहित 37 ब्रिटिश कर्मियों को हत्या कर दी गई। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजउद्दौला एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना हार गई। युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका दूसरा कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार देना पड़ा। बदले में मुगलों को अवध का कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हो गया था। कलाई द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया। सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 में बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब के पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। कौन? बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। 1765 ईस्वी में दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय एवं नायब दीवान को नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। 1770 ईस्वी में बिहार में एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल पटना का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। लगान वसूली का काम अब परिषद को मिला। सिताब राय के पास प्रशासनिक कार्य रह गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार का निर्माण कर सुझाव दिया। उसके बाद सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग नॉन गार्स्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। अब आते हैं जनजातीय विद्रोह। क्या है जनजातीय विद्रोह? जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार, झारखंड में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातियों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से विद्रोह हुए देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह 1778 में हुआ। राजमहल के क्षेत्र में राजा जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में। तिलका मांझी विद्रोह भागलपुर में 1778-85 तक चला। तिलका मांझी के नेतृत्व में। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 तक चला। छोटा नागपुर में क्षेत्र में भोलानाथ शाह के विद्रोह में। शेरो विद्रोह चला 1800 में पलामू में भूषण सिंह के नेतृत्व में। हो विद्रोह चला सिंहभूम में। कई नेतृत्व आए 1820-21 में। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर में बुद्धो भगत के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना में सिद्धू कानू के नेतृत्व में। यह 1857 की क्रांति से पहले चलने वाला विद्रोह था। ठीक पहले ऐसा पूछा जाता है। और सादारी विद्रोह 1858 में 1857 क्रांति से ठीक बाद चला था छोटा नागपुर सिंहभूम में। मुंडा विद्रोह 1895 में चला था छोटा नागपुर के क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में चला था गुमला और जतरा भगत के नेतृत्व में गुमला क्षेत्र में। आते हैं संथाल विद्रोह के नेतृत्व के बारे में पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह के कारण बाहरी लोगों के द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था पर परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना।
अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारी की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना का गठन किया गया। 1876 के तहत पराहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। संथाल विद्रोह के बाद का सफलता रहा कि संथाल परगना का भी गठन किया गया और पराहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलूलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण द्वीपों द्वारा शोषण कुटकुटी व्यवस्था में परिवर्तन था। कुटकुटी व्यवस्था में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जिम्मेदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा के अवतार धरती आबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकुटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। खुटकुटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। कब से? 15 नवंबर को 2021 से मनाया जा रहा है। ठीक है। अब 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व हुए विद्रोह। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल्ला बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह का 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। इसके संस्थापक हाजी सरियातुल्लाह थे। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी आंदोलन को कारावास की मृत्यु की बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। अब हुआ नोनिया विद्रोह। बिहार के सोरा उत्पादन वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलियों कच्चा सोरा उत्पादन कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अतः अंग्रेजों द्वारा विरोध को दबा दिया गया। अब हुआ लोटा विद्रोह 1856 में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया था। इसी के विरोध में विद्रोह किया गया था। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। अब आते हैं 1857 की क्रांति। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तत्कालिक कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 24वीं नेटिव फैक्ट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया था और उन्होंने सर्जेंट हुसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ के छावनी के सैनिकों ने साथियों को जेल से छुड़वाने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। अब देखते हैं कौन विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ और किसने इसका नेतृत्व किया। बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे।
बिहार वाले का दमन विलियम टेलर ने किया, दिल्ली वाले का निकलसन ने किया था। कानपुर में नाना साहब थे कैंपबेल ने दमन कर दिया था। लखनऊ में बेगम हजरत थी, कैंपबेल में ही दमन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, हिरोज ने दमन किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, मील ने दमन किया था। और बरेली में खान अब्दुल बहार खान थे, विसेंट आयर ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, तो रेनाल्ड ने इसका दमन कराया था। बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई और क्या प्रभाव रहा? बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह के हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेंसली एवं सर्जन डॉ ग्रांट मारे गए थे। रोहिणी के विद्रोह में मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोह सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया। दीन बोलो दीन कौन दिया था? पीर अली ने। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई से 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह का प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालिक सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। विद्रोह सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकरी राज पर हमला कर दिया और 10,000 रुपये लूट लिए थे। अब आते हैं बाबू कुंवर सिंह और इसके योगदान के बारे में। उनके योगदान के बारे में सॉरी इज्जत देना जरूरी बनता है। ये हमारे स्वतंत्रता के पुरोधा रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के, और एक हमारे नायक भी हैं। बिहार के मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह एवं रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन तथा बायजुक हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने को अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी में सैनिकों के सहयोग से 4,000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकों के एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आगरा शहर पर आक्रमण कर दिया। कब? 27 जुलाई को। आगरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनबर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनबर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ किला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में ब्रिटिश अधिकारी मिलवैल को हराया था। मिलमैन को। अवध से जगदीशपुर लौटने क्रम में शिवराजपुर घाट में पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से वीर कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया और कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ये पूछा जा सकता है। कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1857 को जगदीशपुर वापस लौटे। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने के दौरान कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। इसी अवसर पर 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल को हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित हो गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अब आते हैं कांग्रेस की स्थापना एवं बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बंबई में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक एलन एक्टोहोम संस्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। नामकरण दादा भाई नौरोजी। प्रथम अध्यक्ष थे बेमोर सिंगर बनर्जी। प्रथम सचिव थे एलन एक्टोहोम। प्रारंभिक सदस्य बना 72। तत्कालिक वायसराय था लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आर एन मधुकर की अध्यक्षता में। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था चितरंजन दास की अध्यक्षता में। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में। अब आते हैं अधिवेशन की विशेषताएं। बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, आर एन मधुकर अध्यक्ष थे, सचिदानंद सिन्हा महासचिव बने थे, मजहरुल हक स्वागतकर्ता थे। बैठक में एओ को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया था। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में। गया अधिवेशन 1922 में चितरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। बैठक में असहयोग आंदोलन में समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद हुआ। चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस में विरोध में बैठकें हुई थी। आगे आते हैं बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन तथा बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित किया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। विरोध के कारण सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंसले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन में से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1913 में पटना के अनुसंधान समिति की शाखा शशिन्द्र सन्याल ने स्थापित किया। इसमें उनकी सहायता भी कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता ने की थी। अब आते हैं होम रूल आंदोलन एवं बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा स्थापित हुई। कब? 16 दिसंबर को। खान बहादुर खान, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों के प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वही आर्थिक रूप से काफी शोषक थी। 1918 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने का आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण पहुंचे। मोतिहारी होते हुए उन्होंने प्लेटफॉर्म एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बतख मियां नामक रसोईया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन का अभियोग चलाया गया था। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि अवज्ञा का पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपया की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और मैं न जमानत दे सकता हूँ।
अंततः मजिस्ट्रेट ने स्वयं उनका मुचलका भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे रातों रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए। चंपारण जिला मजिस्ट्रेट W.B. हैकॉक पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। W.B. हैकॉक ने 16 अप्रैल 1917 गांधी जी के चंपारण छोड़ने के संबंध में सूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन पर आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। 16 अप्रैल को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन नहीं भागे तो 21 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रो यूनियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य बनाए गए थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में गठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। 29 नवंबर 1917 को चंपारण एग्रो यूनियन बिल विधान परिषद में पेश किया गया। 1 अप्रैल 1918 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से चंपारण एग्रो यूनियन एक्ट पारित हो गया। कब? 1 मई 1918 ईस्वी को पारित हो गया। 29 नवंबर को पेश किया गया था। परिणाम स्वरूप तिनकटिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा तथा चंपारण का अहिंसक संघर्ष हिंदुस्तान को आजादी की लड़ाई का प्रथम प्रदर्शक बिंदु बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, थोड़ा डाटा देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ला जन्म इनका 23 अगस्त 1875 ईस्वी को मुरली भरावा में हुआ था। मृत्यु 20 मई 1929 को हुई थी। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ला, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह सिंह, नारायण स्वामी प्रसाद, मजहरुल हक, बाबू गंगा प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरसिंह पारेख, शंभू चरण वर्मा और धर्मधर। ये पूछा जाता है, उसमें अनुग्रह नारायण का नाम अवश्य रूप से रहता है आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, लेकिन ये सहयोगी थे। चंपारण का एक क्रूर नीलहे A.P. एमसन ने राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर कहा, चंपारण का वह अकेला मर्द था जो मुझसे 25 वर्षों तक लड़ता रहा। अब आते हैं दरभंगा किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़ते हुए लगान दर पर विरोध किया एवं स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राष्ट्र विरोधी आंदोलन किया।